तो जी वीडियो की शुरुआत करने से पहले बहुत बहुत बधाइयाँ, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। चंद्रयान 3 हमारा लैंड कर गया है साउथ पोल ऑफ मून पे और बहुत ही खुशी की बात है। न्यूजीलैंड में ये न्यूज़ छाई हुई है, फेसबुक इंस्टाग्राम तो भाई साहब फ्लड हो गया है। इट फील्स रियली ग्रेट टू बी एन इंडियन। और यहाँ पर तो खासकर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। काफ़ी सारे एथेंसिटी और काफ़ी सारे डिफरेंट कंट्री से मेरे फ्रेंड्स हैं। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। फील्स सो ग्रेट एंड ब्लेस्ड कि भाई हमारा अपना चंद्रयान 3 फाइनली लैंड कर गया है। 2 minute silence to those people who are calling ISRO as NASA and राकेश शर्मा जी as राकेश रोशन। कमाल ही कर रखा है यार। स्वागत है जी आपका नेक्स्ट वीडियो में। और आई एम वेरी सॉरी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। उसका एक रीज़न है, वीडियोस हमने बना रखी थी लेकिन हम लोग डाल नहीं पा रहे हैं बिकॉज हमारे पेरेंट्स की तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही थी और इस वजह से ना मूड और वाइब भी नहीं आ रही तरह से वीडियो डालने की। थोड़ा असमंजस भी हो गई थी बीच में, बट अभी ऑल गुड ऑल वेल। ये वीडियो जो है आज स्पेशली सब्सक्राइबर्स के लिए है क्योंकि मेरे पास इतने सवाल आ रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, मैं टेक्निकली जवाब नहीं दे सकता। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरी भी जॉब कमिटमेंट्स होती हैं। सो मैनी क्वेश्चंस, इतने सारे कि मैं जवाब दे ही नहीं पा रहा। लेकिन मैंने अभी क्या करा है, मैंने उन सवालों को स्किम करके कैटेगराइज कर दिया है और आज मैं आया हूँ सुरभि के साथ। जो सवाल जॉब से पर्टेनिंग है, जॉब मार्केट से पर्टेनिंग है, जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, क्या सैलरी है, क्या है क्या नहीं है, उनके रिगार्डिंग मैंने वो क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना दी है। और सुरभि मेरे साथ है और सुरभि मेरे को इस चीज़ में हेल्प करेगी बिकॉज ऑफ कोर्स सुरभि एक कॉर्पोरेट जॉब करती है और सुरभि की जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है यहाँ पर न्यूजीलैंड में आने के बाद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग अपना स्टूडेंट वीज़ा लगाने की सोच रहे हैं न्यूजीलैंड का, आई वुड हाईली रिकमेंड देम टू रीच आउट टू मेडवे कंसल्टेंट्स। मेडवे कंसल्टेंट्स के थ्रू मैं भी आया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे बैच में भी आए हुए हैं एंड दे आर रियली रिलायबल, ट्रस्टेबल, बीन इन द इंडस्ट्री, दे हैव द एक्सपीरियंस, दे हैव द स्टाफ, रीचेबिलिटी रेशियो काफ़ी अच्छा है, कभी भी फ़ोन करोगे फ़ोन उठाते हैं। इनका नंबर और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा और नीचे सबटाइटल भी डाल दूँगा। आप इनको ज़रूर रीच आउट कीजिए। जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं या आसपास रहते हैं नॉर्थ में, अगर वो चाहते हैं इनका सेमिनार अटेंड करना तो 1 सितंबर को दिल्ली में न्यूजीलैंड एडमिशन्स डे हो रहा है। उसकी डिटेल्स भी मैं लिंक पे और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्लीज़ गो एंड विज़िट देम। कंसल्टेंसी फ़ीस नहीं देनी है, सब कुछ फ्री है, ज़ीरो फीस। So you go there with your profile, your questions. Do check out the description and reach out to Medway Consultant and do attend their New Zealand Admission Day on 1 September in Delhi. अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे सुरभि के साथ वो ये है कि सुरभि तुम थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताओ। बैकग्राउंड ये है कि प्लेन एंड सिंपल एजुकेशन है मेरी, BCom एंड MBA, और इंडिया में थोड़ा काम किया हुआ है कुछ कंपनीज़ में। बस यही बैकग्राउंड है और क्या, और इसी के बेसिस में अप्लाई किया था यहाँ पे न्यूजीलैंड में। और थोड़ा सा अपना वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी बताओ। वर्क एक्सपीरियंस मेरा मतलब फाइनेंस प्रोफाइल ही रही है ज़्यादा, रेवेन्यू में और बिलिंग में। अभी भी जो मेरी करंट प्रोफाइल है वो फाइनेंस में ही है। उसी के थ्रू, पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, मतलब जो मेरा इंडिया में था उसी के थ्रू मेरी जॉब लगी है यहाँ पे। अब आते हैं सब्सक्राइबर्स के सवाल के साथ एक एक करके, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो के थ्रू काफ़ी सारे आंसर्स पे मिल जाएंगे। तो सवाल ये है कि अपने वीज़ा के बारे में बताओ और अपने वर्किंग राइट्स के बारे में बताओ। अच्छा, तो एज अ स्पाउस ऑफ अ मास्टर्स स्टूडेंट, तो मेरे को, क्योंकि मास्टर्स लेवल 9 होता है यहाँ पे, तो मुझे वर्क परमिट मिला है, फुल टाइम वर्क परमिट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, तो उसको ओपन वर्क परमिट भी बोलते हैं। और वो अभी तो मेरा लिमिटेड है, जब तक मेरा जो वीज़ा है वो टैग्ड है मनीष के वीज़ा से, तो जब तक मनीष का वीज़ा है तब तक मेरा भी वीज़ा है। बट बस यही मेरा वर्किंग राइट है यहाँ पे। अब जी दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव था जब तुम इंडिया में थे और न्यूजीलैंड के बारे में प्लान कर रहे थे। सो एज एन एम्प्लॉय एंड एज अ जॉब सर्चर एंड जॉब हंटर, तुम क्या पर्सपेक्टिव था तुम्हारा इंडिया में कि कैसा रहता है न्यूजीलैंड, क्या है, कैसे रहेगा यहाँ पे? बहुत स्केर्ड थी मैं कि जॉब लगेगी कि नहीं। सबसे पहला तो यही था, जॉब लगेगी कि नहीं अपने प्रोफाइल में। वैसे तो चलो बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे, बट मज़ा तो तभी आता है ना जब आप अपने प्रोफाइल में करते हो जिसका एक्सपीरियंस है आपके पास। तो वहाँ पे मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि जाते ही मैं कोई भी जॉब तो पकड़ लूँगी, कोई भी, मतलब कि पार्ट टाइम जॉब, और अपने डोमेन की जॉब के लिए अप्लाई करती रहूँगी साथ में, बट मैं घर पे नहीं बैठूँगी। तो जब मैं यहाँ आई थी तो जहाँ मनीष काम करते थे तो वहीं पे फिर मैंने भी अप्लाई कर दिया था पार्ट टाइम जॉब के लिए।
बट थोड़ी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे ऑप्ट नहीं किया था वर्किंग के लिए, क्योंकि तभी आपके इंटरव्यूज़ और ये सब होते हैं, और 30 आवर्स ही ऑप्ट किए थे, 40 आवर्स नहीं किए थे। तो वो काफ़ी मेरे लिए मेरे फेवर में रहा, क्योंकि तभी कॉल्स आती थी, इंटरव्यू कॉल्स, या फिर स्केड होते थे इंटरव्यूज़। तो यही मैंने बस स्ट्रैटेजी थोड़ी अप्लाई करी थी अपने में। और प्लस मैं बहुत गलत टाइम पे आई थी यहाँ पे, नवंबर एंड में, तो वो तो तुम समझ लो इनका फ्रीजिंग टाइम है जब ये क्योंकि क्रिसमस अराउंड द कॉर्नर एंड न्यू ईयर, तो फिर ये लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्रिसमस बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, क्रिसमस एंड न्यू ईयर। तो जब मैं आई थी यहाँ पे तो उस वक्त थोड़े मुझे कॉल्स आने लग गए थे। 1 वीक आए होंगे, उसके बाद तो बंद ही हो गए थे, क्योंकि फिर तो क्रिसमस पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है यहाँ पे। सो अब इंडिया में रहते हुए तुमने जॉब सर्च करी थी तो कैसे करी थी और क्या करना चाहिए? मैंने बहुत ट्राई किया था जॉब सर्च करने का वहाँ से। तो यहाँ पे जो सीक, जो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है seek.co.nz, जहाँ पे जैसे हमारा नौकरी होता है इंडिया में, तो यहाँ पे सीक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैंने उसमें अपना अकाउंट बनाने का ट्राई तो किया था, लेकिन नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ का आपको रेजिडेंशियल एड्रेस देना है और आपको यहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, तो वो सब मेरे पास नहीं था। बट मैं वहाँ पे सर्च कर रही थी कि मेरे प्रोफाइल में जॉब है नहीं है, तो दिख रही थी थोड़ी थोड़ी। बट ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हो जब आप इंडिया से, सबसे ज़्यादा आपको यही बॉदर करता है कि आपकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, तो कब लगेगी, कितना स्ट्रगल रहेगा आपके लिए। तो अब अगला सवाल ये है कि जब तुम न्यूजीलैंड आए हो तो यहाँ पे जॉब फाइंडिंग और जॉब सर्च तुम्हें कैसी लगी? मतलब कि इजी लगी, टफ लगी? हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन तो मैंने अप्लाई किया होगा, हर ट्रेंड ही यही है, बहुत अप्लाई किया। सीख में लोग ट्रेडमी में भी अप्लाई करते हैं, और एक स्टूडेंट जॉब सर्च होता है, वो बेसिकली वैसे होता सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट मेरा मेन था सीख, और मैं सीख में ही अप्लाई करी थी। और हाँ, लिंक्डइन से भी बहुत लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड की लिंक्डइन से भी लगी है, और कंपनी वेबसाइट में जाके भी बहुत लोग अप्लाई करते हैं। बट मैं सिर्फ सीख से ही कर रही थी, मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया। दिख रही थी, पहले तो आप अपने डोमेन की जॉब्स अप्लाई करते हो, फिर जब दिखता है कि अरे कोई कॉल ही नहीं आ रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो फिर आप इधर उधर डाइवर्ट होते हो और अपने ट्रैक से हट के दूसरी जॉब्स भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, कुछ भी मिल जाए ऐसा लगता है। लेकिन फिर जब दिसंबर के बाद दिसंबर में मेरे को एक कॉल आ गई थी, और मेरा दिसंबर में तो कॉल आई, लेकिन मेरा स्केड उन्होंने पता है कब किया, 28 जनवरी को मेरा इंटरव्यू स्केड किया। 1 मंथ के बाद मेरे को शायद अराउंड एंड ऑफ दिसंबर ही आई थी। वो वन ऑफ केस है, रेयर होता है वैसे, बट आ गया था। इतना ज़्यादा गैप इसलिए किया था मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली सब अपनी वेकेशंस में, तो इंटरव्यू लेगा कौन। वही कॉल मेरी कन्वर्ट हुई थी वैसे मेरी जॉब में, क्योंकि फिर उन्होंने लेकिन मेरा रीस्केड करके प्रीपोन कर दिया था मेरा इंटरव्यू, और मेरा जल्दी हो गया था, और फिर सब मेरी जॉब लगी गई। तो ये जो तुम्हारा दिसंबर में या नवंबर, हाँ दिसंबर में जो तुम्हें अपॉइंटमेंट मिला था जनवरी का, हाँ, ये तुम्हारी सेकंड जॉब थी न्यूजीलैंड में? फर्स्ट तो तुम्हारी पार्ट टाइम थी? हाँ पार्ट टाइम थी, बट उसको मैं जॉब कर, क्योंकि कॉर्पोरेट नहीं थी, राइट, सुपरमार्केट थी, और वो क्विक फिक्स था बेसिकली, क्योंकि जॉब्स थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं जॉब बोलूंगी तो मैं कॉर्पोरेट जॉब को ही कंसिडर करके बोलूंगी, मैं कभी पार्ट टाइम को अपना जॉब कंसिडर नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरा प्रोफाइल ही नहीं है ना, वो तो मैं सिर्फ अपना पार्ट टाइम के लिए कर रही हूँ टू कीप इट गोइंग। तो फिर मेरी फर्स्ट जॉब, हाँ मेरी दिसंबर में आ गया था मुझे कॉल, जैन में मेरी स्केड हो गया था इंटरव्यू, जल्दी हो गया था आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीक में, और वो मैं थ्रू हो गया था। क्वेश्चन ये था कि जो तुम्हारी फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब थी, उसके बाद जो तुम्हारी सेकंड कॉर्पोरेट जॉब लगी, जिसमें तुम्हारा अच्छा ग्रोथ मिला, तुम्हें हाइक मिला, सब कुछ अच्छा था, मतलब ये बोल सकते हो कि तुम लकी रहे उस टाइम पे 4 महीने के अंदर, वो जॉब तुम्हें कैसे मिली? अच्छा, तो यहाँ पे जब मैं सीख से अप्लाई करती हूँ ना, तो वहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटर्स भी जॉब पोस्ट करते हैं, तो मेरा 3-4 रिक्रूटर्स के साथ ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका था। वो भी फर्स्ट राउंड ऑफ काइंड ऑफ स्क्रीनिंग करते हैं, अपने पास आपका प्रोफाइल पूरा नोट डाउन कर लेते हैं, और फिर आगे कंपनीज से बात करते हैं या रीच आउट करते हैं, या फिर जब आपके रेलिवेंट कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर वो आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ऐसा मेरा 3-4 के पास था ऑलरेडी। जब मैं वहाँ पे काम कर रही थी, तो काम करते हुए मेरे को पहले तो शायद फर्स्ट मंथ में ही एक कॉल आ गई थी किसी रिक्रूटर से, तो मैंने उस वक्त तो डिनाई कर दिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी तो स्टार्ट किया है।
एटलीस्ट कोई भी जब जॉब स्टार्ट करता है तो कभी ये नहीं सोचता कि आप जल्दी उस जॉब को छोड़ दोगे। तो मेरा भी वही था, बहुत अच्छी कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी। आई वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट कंपनी। तो फिर मैं खुश थी। फिर उसके कुछ महीने बाद मेरे को फिर से दूसरी कॉल आ गई। फिर मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई कि क्या बोल रहे हैं, क्या ऑफ़र कर रहे हैं। बट वो हाँ थोड़ा अच्छा ऑफ़र था। कंपनी का मैंने रिसर्च किया तो अच्छी कंपनी थी, मुझे पसंद आया। और थोड़ा हाइब्रिड कल्चर भी था वहाँ पे, वर्किंग कल्चर। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा, मतलब सब कुछ अच्छा ही लग रहा था मेरे को। तो बहुत मुश्किल था यहाँ पे रिज़ाइन करना, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट वही, अब आपको करना तो पड़ता ही है ना, अपने लिए थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है। तो मैंने फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी एंड आई एम रियली हैप्पी हियर। तो अब ये बताओ कि न्यूजीलैंड में ऐसी क्या बात है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस है, क्या कल्चरल डिफरेंसेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो तुम्हें लगता है कि इंडिया से डिफरेंट है एंड वन शुड एक्सपेक्ट वाइल कमिंग टू न्यूजीलैंड? यहाँ पे वर्क कल्चर, वैसे तो मैंने जो इंडिया में काम किया है तो वहाँ पे भी मेरा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा ही था। मैं नहीं बोलूँगी कि बेकार था, अच्छा था। वहाँ पे भी मैं खुश थी अपनी कंपनी में। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये काम ज़्यादा करते हैं, लिमिटेड टाइम, मतलब टाइम आपका फिक्स है, काम करते हैं लेकिन उस टाइम पे ये ऐसा नहीं है कि ब्रेक्स में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा और टी टाइम भी हो रहा है, ब्रेक हो रहे हैं छोटे छोटे, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मैंने तो नहीं देखा। अपना काम करते हैं, टाइम से घर जाते हैं और फिर टाइम से नेक्स्ट डे आते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पे फ़ोन अगर आप यूज़ करते हो ना वाइल वर्किंग, तो वो थोड़ा अपनी आदत सुधार लेना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं काम करते वक्त। ये मैंने अपनी फ़र्स्ट कंपनी में ही देख लिया था और थैंकफुली मेरे को तो बिल्कुल आदत ही नहीं है ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने की काम करते हुए, पहले भी। तो मुझे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि फ़ोन यूज़ नहीं करते, मतलब अगर आप ऐसे स्क्रॉल भी करने लग जाओगे ना, ऐसा लगता है कोई क्राइम कर दिया है। बाकी यहाँ पे लोग अर्ली स्टार्टर्स होते हैं, तो जल्दी शुरू करते हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं। तो हर चीज़ जल्दी होती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो लंच टाइमिंग्स यहाँ पे 12 to 1 होता है। सारी कंपनी का सेम ही कल्चर है पूरा ऑल ओवर न्यूजीलैंड। और इंडिया में तो हम 1 के बाद ही जनरली करते थे, या फिर जब टाइम मिलता था करते थे। बट यहाँ पे 12 to 1 का ही कल्चर है और उसी में ही लंच टाइम, और उसी को ही अच्छा टाइम माना जाता है। और वो अच्छा टाइम है भी अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो तो। और एक बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि ये फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। अगर आपका फैमिली रिलेटेड कुछ भी चीज़ है तो पहली बात, यहाँ पे झूठ नहीं बोलना बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रस्ट बेसिस पे हर चीज़ चलती है। आई मीन यहाँ पे आपको कुछ छुपाना नहीं है उनसे, सब कुछ बता दो जो भी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर आपने कुछ बोला है तो वो ट्रस्ट करेंगे, वो आपने सही बोला होगा। कोई नहीं सोचेगा कि वो आप झूठ बोल रहे हो। तो फिर कुछ भी होता है तो सच बोलना है। और फैमिली को तो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। अगर कुछ भी चीज़ है फैमिली से रिलेटेड तो वो आपको प्रायोरिटाइज करवाएंगे, फैमिली ही आपकी पहले। अब यहाँ पे जॉब का क्या सीन है? लोग बोल रहे हैं रिसेशन है, जॉब मार्केट लो है, जॉब नहीं मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है। वही वाली बात हो गई, अंडा पहले आया चिकन पहले आया। तो अब थोड़ा सा ये बताओ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि जॉब का क्या सीन है, रिसेशन का क्या इम्पैक्ट है और जॉब मार्केट कैसी है यहाँ पे? जॉब का ये सीन है कि आपको अप्लाई तो बहुत करना है। अगर कोई लकी है, बहुत ज़्यादा वैसे रेयर केस होता है कि आपकी लग गई, बट हमने अभी तक किसी का ऐसा केस सुना नहीं है कि अरे आते ही उसकी जॉब लग गई। ट्राई तो, और एक ही अप्लाई करा और एक ही में लग गई, ऐसा तो सुना ही नहीं फ़िलहाल। और बहुत सारी एप्लीकेशन तो आपको डालनी ही पड़ती है। जॉब मार्केट है, ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं है, बट वही है कि आप उसको क्रैक कर पाते हो कि नहीं। और प्लस आप लक भी एक चीज़ होती है, तो फिर होता है कभी कभी लक काम करता है, कभी कभी नहीं करता है। रिसेशन मेरे को लगता है कि जो अभी यहाँ पे लोग आ रहे हैं शायद उनको बहुत स्ट्रगल हो रहा होगा। हमारे टाइम पे तो नहीं था रिसेशन, और मेरी सेकंड जॉब तो रिसेशन में ही लगी थी जब हम सुन रहे थे रिसेशन है, तो वो हमें तो अफेक्ट नहीं किया उसने। बट आई थिंक जो नए लोग आ रहे होंगे शायद उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। हमने एक आध से सुना था कि जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल एंड योर लक। तो अब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो सैलरी के बारे में भी पूछते हैं कि सैलरी यहाँ पर कैसी है, तुम्हारी सैलरी कैसी है, या फिर कोई स्टार्ट करता है जॉब कॉर्पोरेट में तो सैलरी किस हिसाब से मिलती है? एवरीबडी इज कीन बिकॉज पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है।
तो जो मैंने फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी थी सुपरमार्केट में, वहाँ पे तो आवरली बेसिस में मिलती थी। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हो तो पैकेज सिस्टम ही है, जैसे हमारे इंडिया में होता है, पैकेज होता है। और यहाँ पे एज़ पर मी, मुझे नहीं पता कि सबके लिए ये एप्लीकेबल है कि नहीं है, बट एज़ पर मी, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में आए थे हमने भी ये बहुत डिग किया था इस वाले क्वेश्चन पे, तो यही पता चला था 50-60K पर एनम डॉलर्स। 50 to 60,000 हाँ, 50 to 60,000 डॉलर्स। हाँ, पर एनम ये आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होती है। और तुम्हारी सैलरी का क्या सीन है? मेरी सैलरी मेरी सैलरी अच्छी है, डिसेंट है, हम दोनों का चल जाता है गुजारा। बट यहाँ पे अगर आप 50-60K से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है, अच्छी सैलरी है वो भी, आपका अच्छे से आप स्पेंड कर लोगे, यहाँ पे बचा भी लोगे। तो बाकी मैंने एक जॉब भी स्विच कर ली थी, तो मेरा थोड़ा और अच्छा हो गया था, तो गुड इनफ है हमारे लिए। बाकी ब्लेसिंग्स रहेगी सबकी तो और ग्रो कर लेंगे। और आप लोग भी होप रखना, क्योंकि सैलरी पैकेजेस अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं। अब मैं कैमरे में वापस आ गया हूँ, तब से मैं बोर हो गया था पीछे पीछे। अपनी आदत है आगे आगे खड़े होकर बोलने की। अब यहाँ का सबसे हॉट टॉपिक क्या चल रहा है? जैसे लोग आ रहे हैं, न्यूजीलैंड आ रहे हैं, इंडिया से, चाहे जो भी कंट्री से आ रहे हैं, तो वो कहते हैं ना भाई क्या चल रहा है, तो क्या चल रहा है? महंगाई महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हमने ही देख लिया इतने टाइम में कि हम जब आए थे और तब से अब तक कितना प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो फ्लक्चुएट करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, बट ओवरऑल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और हर कोई यही बात करता है यहाँ पे, चाहे वो बस फेयर्स हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो ग्रॉसरी हो, मतलब बेसिक नेसेसिटी भी काइंड ऑफ महंगी ही हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। इनफैक्ट जब मैं भी आया था ना, तो पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा नहीं थे। मेरी इनिशियल वीडियोस में भी अगर आप देखोगे तो $2.5 का उस टाइम दिखता था। लेकिन अगर आपके पास कुछ अच्छे डील कूपन्स हैं तो आपका जो पेट्रोल का पर लीटर प्राइस है वो $2.2-2.3 पर लीटर के हिसाब से मिल जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करोगे ना, आपको $3 के नीचे फ्यूल नहीं दिखेगा। टोमेटोज़ ने तो आग लगा रखी है, ज्वेलरी हो गए हैं यहाँ पर, इतने महंगे हो रखे हैं। तीसरी चीज़ ये थी कि ये चलो चीज़ें तो बढ़ ही रही हैं, सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। इसके साथ साथ अभी सितंबर 1 से लिविंग वेज भी बढ़ जाएगी, जो कि $26 पर आवर के हिसाब से हो जाएगी। तो कोई भी एम्प्लॉयर जो भी जॉब यहाँ पे ऑफ़र करता है आवरली रेट पे नॉट ऑन पैकेज, और उनको $26 पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलेगी फ्रॉम 1 सितंबर। तो ये भी एक अच्छी बात है। चलो ठीक है, धीरे धीरे रिवाइज़ कर रहे हैं। आई थिंक लिविंग वेज जो है वो 5 साल में रिवाइज़ होती है, और आपकी जो मिनिमम वेज होती है वो हर साल रिवाइज़ होती है। तो सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है। इनफैक्ट मेरे इतने सारे लोगों से बात होती है जो कीवी हैं यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर्स होते हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ, उनकी ज़ुबान पे यही रहता है, इट्स गेटिंग सो एक्सपेंसिव, एवरीथिंग इज़ गेटिंग सो एक्सपेंसिव। ये तो मतलब स्लैंग हो गया है यहाँ पे, बट इट मीन्स अ लॉट बाय कमिंग आउट फ्रॉम अ कीवी पर्सन, बिकॉज उनको पता है कि चीज़ें एक्चुअली में बहुत महंगी हो गई हैं। एंड स्पेशली न्यूजीलैंड में तो अलग ही आग लगी हुई है। तो थोड़ा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सीन भी हो गया, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड जो बैचलर है ना, जो स्टूडेंट है बैचलर, उसके लिए है डिफ़िकल्टी, डेफिनेटली है। बट ये लिविंग वेज अलग है, मिनिमम वेज अलग है। मिनिमम वेज यहाँ पे 23.767 कुछ है, और ये लिविंग वेज अलग चीज़ है। ये लिविंग वेज होता है बेसिकली, जो वो गवर्नमेंट ने 2 कैटेगराइज कर रखी है, मिनिमम वेज और लिविंग वेज। मिनिमम वेज वो होती है जो आपकी बेसिक होती है कि इतनी मिनिमम मिलनी ही चाहिए, इसके नीचे कोई भी एम्प्लॉयर अपने किसी भी वर्कर को उसके आवरली रेट नीचे नहीं देगा। दैट्स मिनिमम थ्रेशोल्ड विच गवर्नमेंट डिसाइड्स। सेकेंड इज़ लिविंग वेज, की जो एम्प्लॉयर होते हैं वो उनके गुडविल के लिए, एम्प्लॉई के गुडविल के लिए थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होता, बट वो उसको काफ़ी बड़ा USP दिखाते हैं अपना, कि हम लिविंग वेज ऑफर कर रहे हैं। और उसके बाद आती है मीडियन वेज, हाँ, मीडियन, जो बहुत ज़्यादा सुनने में मिलती है यहाँ पे। क्योंकि सारी कैलकुलेशन मीडियन पे होती है, वो PR, रेजिडेंसी, काफ़ी सारी चीज़ होती है, वो उसमें बाद में कूदेंगे। अब इस वीडियो का आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, जो कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं, और तुमने काफ़ी को तो सवाल का जवाब दे ही दिया है। लेकिन अब आपका कुछ सजेशन, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं भाई क्या सजेशन है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, तो तुम्हारा कोई सजेशन एज एन एम्प्लॉय इन न्यूजीलैंड? सजेशन, हाँ, मेरी सबसे बड़ी टिप तो यही होगी कि हो सके अगर तो मैंडेटरी जो शटडाउन होता है इनका दिसंबर
टू जैन, दिसंबर और जैन तो है ही है, बट वो कभी कभी प्लस माइनस थोड़ा कभी नवंबर से भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसमें आ जाते हैं वाइब में, तो वो अवॉइड करना। और अगर आ रहे हो उस टाइम पे तो कोई पार्ट टाइम जॉब तो ज्वाइन कर ही लेना, वो बहुत क्योंकि यहाँ पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा अब तो हो ही गई है। उस टाइम पे भी हमें लगता ही था, क्योंकि कन्वर्जन इतना ज़्यादा है INR to NZD, तो कोई पार्ट टाइम जॉब तो ज्वाइन कर ही लेना। मैं तो कहूँगी अगर मैंडेटरी शटडाउन में नहीं भी आ रहे हो तो भी टू कीप इट गोइंग अपना पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके खर्चे निकलते रहें। बाकी मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना, और जब तक जॉब नहीं लग रही है एन्जॉय कर लेना, क्योंकि मुझे याद आता है वो टाइम कि उस वक्त मैं कभी भी कहीं भी चली जाती थी। अब तो जा ही नहीं सकती, सब कुछ अपने वर्क के हिसाब से करना पड़ता है, तो बाहर जाना घूमना फिरना थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि जॉब नहीं लगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता है वो आपको, बट थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कीप ट्राइंग, मतलब छोड़ना मत, ट्राई करते रहना, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो हिट करेगा ही करेगा। तो जी ये थी हमारी गुफ्तगू, ये थी हमारी डिस्कशंस, और ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने स्किप किए थे स्पेशली सब्सक्राइबर्स के लिए जिनके सवाल जॉब से रिलेटेड हैं। और भी वीडियोस ऐसी आती रहेंगी जिसमें मैं सवालों को स्किम करके एक ही बार में आंसर दे दूँगा, सो दैट ज़्यादा पेन ना रहे आपका मैसेज डालने का और मेरा रिप्लाई ना करने का। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। तुमने भी बाय करना है? अच्छा ठीक है, लो चलो जी, बाय बाय।